छोटे से कस्बे बिरहाना से रात की आखिरी बस रवाना होती थी ठीक 11 बजे। वो बस लखनऊ जाती थी। 300 किलोमीटर का सफ़र जो रात भर चलता था और सुबह होते होते लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर ख़त्म होता था। बस का नंबर था यूपी 32AT 1408। ड्राइवर था रमेश, 50 साल का मोटा पान चबाने वाला जो पिछले 20 साल से यही रूट चला रहा था। कंडक्टर था छोटेलाल, जिसे सब छोटे भैया कहते थे। वो बस पुरानी थी, उसकी खिड़कियों के शीशे पीले पड़ चुके थे, सीटों की गद्दियां जगह जगह से फटी थीं और उसका इंजन एक अजीब सी घरघराहट के साथ चलता था जो रात के सन्नाटे में और भी भारी लगती थी। लेकिन वो बस चलती थी और इस रूट पर रात को यही एकमात्र बस थी। उस रात जिसकी ये कहानी है, बस में कुल 13 सवारियां थीं। पहली सवारी थी विनोद शर्मा, लखनऊ का एक मध्यम वर्गीय दुकानदार जो बिरहाना में अपने साले के यहाँ गया था और अब वापस जा रहा था। उसके हाथ में एक काला थैला था जिसमें घर के लिए मिठाई थी। दूसरी सवारी थी एक बुजुर्ग औरत, सफ़ेद साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और गले में तुलसी की माला। उसका नाम किसी को नहीं पता था। वो चुपचाप अगली सीट पर बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। तीसरी सवारी थी राहुल और उसकी पत्नी प्रिया। राहुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और प्रिया एक स्कूल टीचर। दोनों किसी शादी में गए थे और देर हो जाने की वजह से रात की इसी बस में बैठना पड़ा। बाकी सवारियां थीं एक कॉलेज का लड़का अरविंद, दो मजदूर जो एक ही परिवार के थे, एक बेचैन सा युवक जो बार बार अपना फ़ोन देख रहा था और कुछ और लोग जो थके हुए थे और सोना चाहते थे। रमेश ने बस स्टार्ट की, इंजन की घरघराहट हुई, छोटेलाल ने सीटियां बजाईं और बस चल पड़ी। रात के 11 बजे थे। बस बिरहाना से निकली और मुख्य सड़क पर आ गई। सड़क के दोनों तरफ खेत थे, अक्टूबर की फसल जो रात में काली लहरों जैसी दिखती थी। आसमान में बादल थे और चांद उनके पीछे छुपा था। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी। पहले आधे घंटे में कुछ नहीं हुआ। कुछ सवारियां सो गईं। राहुल और प्रिया आपस में धीमे से बात कर रहे थे। विनोद शर्मा अपना फ़ोन देख रहा था। अरविंद ने ईयरफोन लगाए थे। रात के 11:30 बजे बस एक छोटे से कस्बे से गुजरी। उस कस्बे का नाम था हरदासपुर। वहां बस रोड के किनारे कुछ देर रुकी, एक दो सवारियां उतरी, कोई नहीं चढ़ा। लेकिन जब बस फिर चली तो विनोद शर्मा ने कुछ महसूस किया। सीट की गिनती बदल गई थी। वो अकेला बैठा था, पीछे से तीसरी सीट पर। उसके पीछे एक खाली सीट थी। वो उसे जानता था क्योंकि उसने बैठते वक्त देखा था। लेकिन अब उस सीट पर कोई था। विनोद ने पलटकर देखा। एक आदमी था, अधेड़ उम्र का, सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने हुए। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि वो पलटा हुआ था। विनोद ने सोचा शायद हरदासपुर में चढ़ा होगा और उसने ध्यान नहीं दिया। उसने वापस अपना फ़ोन देखा। 5 मिनट बाद उसकी नज़र फिर पीछे गई। वो आदमी अभी भी वैसे ही बैठा था, खिड़की से बाहर देखते हुए। लेकिन उसकी एक बात अजीब थी। बाहर तेज़ हवा चल रही थी। बस की खिड़कियों से हवा अंदर आ रही थी। बाकी सभी सवारियों के बाल कपड़े हवा में हल रहे थे। उस आदमी के बाल नहीं हल रहे थे। उसका कुर्ता नहीं हल रहा था, जैसे उस पर हवा का कोई असर ही न हो। विनोद ने आंखें मिचमिचाईं। शायद रोशनी का भ्रम हो, शायद उसने गलत देखा। उसने छोटेलाल को बुलाना चाहा, लेकिन छोटेलाल बस के अगले हिस्से में था। विनोद ने खुद से कहा कि ये थकान है बस। उसने आंखें बंद कीं। रात के 1 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। ये हमेशा का रुकाव था। रमेश हर रात यहाँ रुकता था, चाय पीता था और आगे बढ़ता था। ढाबे पर पीली रोशनी थी। कुछ और ट्रक खड़े थे। ढाबे का मालिक एक मोटा सा आदमी था जो चाय बना रहा था। सवारियां उतरीं। विनोद भी उतरा। उसने चाय ली और एक कोने में खड़ा होकर पीने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। वो सफ़ेद कुर्ते वाला आदमी बस से नहीं उतरा था। बस खाली खड़ी थी। रमेश और छोटेलाल भी चाय पी रहे थे। लेकिन उस बस की एक खिड़की में वो आदमी दिख रहा था, अभी भी खिड़की से बाहर देखते हुए। विनोद ने राहुल को बुलाया जो पास में चाय पी रहा था। यार, उस बस में कोई है। राहुल ने बस की तरफ देखा। हाँ, शायद कोई उतरा नहीं। लेकिन देखो उसे, वो हिल नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं। राहुल ने ध्यान से देखा। एक पल के लिए उसे भी लगा कि कुछ अजीब है, लेकिन फिर उसने कहा शायद सो गया हो, थका हुआ होगा। विनोद संतुष्ट नहीं था। उसने छोटेलाल के पास जाकर पूछा, भैया, हरदासपुर में एक सवारी चढ़ी थी क्या, सफ़ेद कुर्ता पजामा? छोटेलाल ने माथे पर बल डाले। नहीं, हरदासपुर में कोई नहीं चढ़ा। आज रूट पर कम सवारी है। लेकिन बस की पिछली सीट पर कोई है।
छोटे लाल ने एक पल विनोद को देखा, फिर बस की तरफ देखा, फिर वापस विनोद को। कहाँ है? विनोद ने बस की खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की खाली थी, वो आदमी नहीं था। शायद लेट गया, विनोद ने धीमे से कहा। छोटे लाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक भाव आया जो विनोद ने नोट किया। डर नहीं, बल्कि एक जानी पहचानी बेचैनी। पड़ाव के बाद बस फिर चली। विनोद ने बस में चढ़ते हुए पिछली सीट पर नजर डाली। वो सीट खाली थी। उसने राहत की सांस ली और अपनी सीट पर बैठ गया। बस चलने के 15 मिनट बाद अरविंद, वो कॉलेज का लड़का जो ईयरफोन लगाया था, अचानक चिल्लाया। सब चौंक गए। नींद में थे लोग, उठ बैठे। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। अरविंद का चेहरा सफेद था। उसने अपने ईयरफोन निकाले। उसके हाथ कांप रहे थे। कोई कोई मुझसे बात कर रहा था। कौन? ईयरफोन में। मेरा गाना बंद हो गया और एक आवाज आई। क्या कहा उसने? अरविंद ने थूक निकला। उसने कहा, अगला स्टॉप तुम्हारा है। सब चुप हो गए। राहुल ने कहा, यार शायद फोन में कोई ऐप था या रेडियो। मेरे फोन में डेटा नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन गाने हैं। फिर प्रिया ने कुछ कहा जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। रमेश जी, ये बस का नंबर क्या है? रमेश ने ड्राइव करते करते जवाब दिया। यूपी 32 AT 1408 मैडम। 1408 प्रिया ने धीमे से दोहराया। ये नंबर? क्या? राहुल ने उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। लेकिन राहुल जानता था कि कुछ था। उसने प्रिया का हाथ दबाया। प्रिया ने धीमे से कहा, मेरी नानी कहती थी कि 1408 एक अशुभ संख्या है, किसी पुराने अंधविश्वास में। राहुल ने कहा, बस नंबर होता है प्रिया, इसका कोई मतलब नहीं। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। रात के 2 बजे बस एक जंगली इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे। रोशनी बस की हेडलाइट तक सीमित थी। विनोद को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में वो सफेद कुर्ते वाला आदमी था। उसने आगे देखा। वो बुजुर्ग औरत जो शुरू से अगली सीट पर बैठी थी, वो अभी भी वैसे ही बैठी थी, खिड़की से बाहर देखते हुए। उसने घंटों से हिलना डुलना नहीं किया था। विनोद को अजीब लगा। इतनी देर हो गई थी, चाय के पड़ाव पर भी वो नहीं उतरी थी। उसने उसे ध्यान से देखा और फिर उसे एक बात दिखी जो उसके पेट में एक गोला सा बना गई। उस बुजुर्ग औरत की खिड़की बंद थी, शीशा चढ़ा हुआ था, लेकिन उस बंद शीशे के बाहर शीशे पर उसका प्रतिबिंब नहीं था। विनोद ने आंखें मली, शायद रोशनी की वजह से। उसने फिर देखा, नहीं, प्रतिबिंब नहीं था। बाकी खिड़कियों पर जो सवारियां बैठी थीं, उनके प्रतिबिंब दिख रहे थे, धुंधले पर थे, लेकिन उस बुजुर्ग औरत का कोई प्रतिबिंब नहीं था। विनोद ने अपने गले को साफ किया और छोटे लाल को बुलाया, लेकिन छोटे लाल बस के पिछले हिस्से में था, ऊँघ रहा था। विनोद उठा, उसे उस बुजुर्ग औरत के पास जाना था। कुछ भी नहीं था, ये उसका भ्रम था। वो उठेगा, सामने जाएगा और वो औरत बिल्कुल सामान्य होगी। उसने पहला कदम बढ़ाया और उस बुजुर्ग औरत ने बिना पलटे कहा, बैठ जाओ बेटा। विनोद जम गया। जो नहीं देखना चाहते वो मत देखो, उसने फिर कहा। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। और जो दिख रहा है उसके बारे में किसी को मत बताओ। विनोद वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे। रात के 2:30 बजे बस एक और छोटे से कस्बे से गुजरी। यहाँ बस रुकी नहीं, बस धीमी हुई और फिर आगे बढ़ गई। लेकिन इस कस्बे के पास से गुजरते वक्त रमेश ने कुछ किया जो किसी ने पहले नहीं देखा था। उसने बस को रोका, सड़क के बीच में। क्या हुआ? छोटे लाल ने पूछा। रमेश ने जवाब नहीं दिया। उसने बस का दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। सड़क खाली थी, सन्नाटा था। कुछ सवारियां जाग गईं। रमेश भैया, क्यों रोके? विनोद ने पूछा। रमेश ने दरवाज़ा बंद किया और बस आगे बढ़ाई, लेकिन उसका चेहरा देखकर लगा कि उसने कुछ देखा था, कुछ ऐसा जो उसे रोकने पर मजबूर कर गया। प्रिया ने राहुल के कान में फुसफुसाया, तुमने देखा रमेश का चेहरा? हाँ, वो डरा हुआ था। राहुल ने कुछ नहीं कहा। आधे घंटे बाद जब बस एक सीधी सड़क पर थी और ज़्यादातर सवारियां सो गई थीं, राहुल उठकर ड्राइवर की सीट के पास गया। रमेश जी, एक बात पूछूं? रमेश ने आगे देखते हुए कहा। पूछो। ये बस, इस पर कुछ हुआ है कभी? रमेश लंबे समय तक चुप रहा। बस की गरगराहट भरती रही। फिर उसने कहा, बहुत साल पहले की बात है, मैं तब नया नया ड्राइवर था, इसी रूट पर। उस जमाने में बस अलग थी, ये वाली नहीं, लेकिन रूट वही था। क्या हुआ था?
रमेश ने एक पल रुककर कहा, एक रात, बारिश थी, बस में पूरे 22 यात्री थे। रास्ते में एक जगह एक आदमी मिला, सड़क किनारे खड़ा था, हाथ हिला रहा था। सफ़ेद कुर्ता था उसका। राहुल की सांसें रुकीं। सफ़ेद कुर्ता। हमने बस रोकी, वो चढ़ा, टिकट लिया, बैठ गया, सब ठीक था। फिर आधे रास्ते में किसी ने बताया कि बस में एक आदमी है जो किसी को नहीं दिखता। मतलब दूसरी तरफ से देखने पर वो दिखता है, लेकिन सीधे देखने पर नहीं, जैसे हवा में बैठा हो। और फिर बस में बाकी यात्री घबरा गए। एक आदमी ने उसे छूने की कोशिश की और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रमेश रुक गया। क्या हुआ? बस का इंजन बंद हो गया, सड़क के बीच में। और जब हमने फिर चालू की, वो आदमी नहीं था, उसकी सीट खाली थी। और वो 22 यात्री? रमेश ने एक लंबी सांस ली। 22 में से 17 सही सलामत पहुंचे। 5 लोगों को बाद में पता चला कि उन्होंने कुछ अजीब देखा था, सपने में भी, जागते हुए भी। उनमें से 2 को बाद में रमेश रुका। बाद में क्या? बाद में वो दोनों उसी रूट पर, उसी जगह, अकेले मिले, सड़क किनारे, बेहोश। उन्हें कुछ याद नहीं था। राहुल वापस अपनी सीट पर आ गया। रात के 3 बजे राहुल ने प्रिया को जगाया और रमेश की कहानी बताई। प्रिया ने सुनकर कहा, राहुल, बस में सवारियां गिनो। क्यों? बस गिनो। राहुल ने पलटकर देखा, एक एक सीट गिनी। 13, उसने कहा। अब छोटे लाल से पूछो कि कितने टिकट दिए। राहुल छोटे लाल के पास गया। भैया, आज कितने यात्री हैं? छोटे लाल ने अपनी टिकट बुक निकाली, उसमें देखा 12। 12? हाँ, लेकिन मैंने 13 गिने। छोटे लाल का चेहरा बदला। उसने झांक कर पीछे देखा, एक एक सीट देखी। 12 ही हैं। मैंने 13 गिने। तुमने गलत गिने होंगे। राहुल वापस गया। उसने फिर गिना, 13। उसने प्रिया से गिनवाए। प्रिया ने गिना, 13, उसने कहा। छोटे लाल ने तीसरी बार गिना, 12। राहुल और छोटे लाल एक दूसरे को देखते रहे। कौन है 13वां? राहुल ने फुसफुसाया। छोटे लाल ने जवाब नहीं दिया। राहुल ने एक एक सीट पर नजर डाली। सब दिख रहे थे। विनोद, बुजुर्ग औरत, अरविंद, 2 मजदूर, बेचैन युवक और कुछ और। सब दिख रहे थे। लेकिन जब राहुल पिछली सीट पर पहुंचा तो उसने देखा, पिछली आखिरी सीट पर कोई था। एक आदमी, सफ़ेद कुर्ता, खिड़की से बाहर देखते हुए। राहुल ने छोटे लाल को खींचा। वो पीछे। छोटे लाल ने देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। छोटे भैया, राहुल ने कहा। छोटे लाल ने राहुल का हाथ पकड़ा और उसे आगे खींच लिया। छोटे लाल ने रमेश को इशारा किया। रमेश ने बस को सड़क के किनारे रोका। क्या हुआ? कुछ सवारियां जागीं। बस में थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, छोटे लाल ने कहा। बस मिनट में ठीक होती है। रमेश और छोटे लाल बस से उतरे। राहुल भी उतरा। बाहर सड़क पर अंधेरा था, पेड़ों की काली आकृतियां थीं। वो कौन है? राहुल ने पूछा। छोटे लाल और रमेश ने एक दूसरे को देखा। रमेश ने कहा, यह तीसरी बार है। तीसरी बार? हाँ, पिछले 3 महीने में। हर महीने एक बार, अमावस्या के आसपास, वो आता है। कौन है वो? छोटे लाल ने बताया। 3 साल पहले इसी रूट पर एक हादसा हुआ था। एक रात बस नंबर 1408, जो तब एक अलग बस थी लेकिन नंबर वही था, एक जगह पलट गई थी। उस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। उन 7 लोगों में से एक था नारायण दास, सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहनने वाला, अधेड़ उम्र का। वो लखनऊ में अपने बीमार भाई के पास जा रहा था। उसकी मौत उस हादसे में हो गई और वो कभी अपने भाई से मिल नहीं सका। और अब? राहुल ने पूछा। अब वो हर बार उसी रूट पर बैठ जाता है। कोई टिकट नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस बैठा रहता है। और जब तक वो बस में है, क्या होता है? रमेश और छोटे लाल चुप रहे। क्या होता है? रमेश ने फिर पूछा। पिछली 2 बार, रमेश ने धीमे से कहा, बस में एक और यात्री की मौत हो गई। क्या? दोनों बार। एक बुजुर्ग आदमी जिसे दिल का दौरा पड़ा और एक औरत जो सोते सोते खत्म हो गई, बिना किसी कारण के। राहुल की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ी। तो आज रात भी? रमेश ने कहा। हम नहीं जानते, लेकिन जब तक वो है,
तो उसे उतारो। कैसे उतारें? जाकर कहो कि उतरो। पिछली बार जब छोटे उसके पास गए थे, उसकी आंखें देखीं, वो आंखें नहीं भूल सकते। बस में वापस जाने से पहले राहुल ने पूछा, और वो बुजुर्ग औरत, वो कौन है? रमेश और छोटे लाल ने एक दूसरे को देखा। कौन सी बुजुर्ग औरत? छोटे लाल ने पूछा। अगली सीट पर सफेद साड़ी, बड़ी बिंदी, तुलसी की माला। छोटे लाल ने कहा, भैया बस में कोई बुजुर्ग औरत नहीं है, मैंने टिकट दिए सबको, कोई बुजुर्ग औरत नहीं थी। राहुल का मुंह खुला रह गया। लेकिन वो बिरहाना से ही चढ़ी थी, मैंने देखा था। छोटे लाल और रमेश ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर वो भाव था जो किसी ऐसी बात को सुनने पर आता है जिसे समझना मुश्किल हो। भैया, छोटे लाल ने धीमे से कहा, अगर वो बुजुर्ग औरत टिकट लिए बिना बस में है तो वो भी। वाक्य अधूरा रह गया। राहुल ने बस के अंदर झांका। उस बुजुर्ग औरत की सीट पर रोशनी पड़ रही थी। वो सीट खाली थी। वो औरत नहीं थी। अभी थी, राहुल ने कहा। तीनों चुप। फिर राहुल को याद आया, वो औरत ने उसे नहीं, विनोद को चेतावनी दी थी। बैठ जाओ, जो दिख रहा है उसके बारे में किसी को मत बताओ। उसने बस में देखा, विनोद अपनी सीट पर था, उसकी आंखें खुली थीं और वो सामने देख रहा था। बस फिर चली। रात के 3:30 बज रहे थे। ये रात का सबसे काला पहर होता है, जब रात अपनी पूरी गहराई पर होती है और सुबह अभी बहुत दूर होती है। बस में एक भारी खामोशी थी। जो सो रहे थे वो सोते रहे, जो जाग रहे थे, विनोद, राहुल, प्रिया, वो बस आगे देख रहे थे। अरविंद ने अपने ईयरफोन फिर लगा लिए थे। शायद उसे लगा कि संगीत डर भगाएगा। 5 मिनट बाद अरविंद ने ईयरफोन उतार दिए। उसका चेहरा सफ़ेद था। फिर आवाज आई? विनोद ने पूछा। अरविंद ने सिर हिलाया। क्या कहा? अरविंद ने फुसफुसाया। उसने कहा, तुम सब मेरे साथ हो, मैं तुम सबको जानता हूं, तुम्हारे घर जानता हूं, तुम्हारे परिवार जानता हूं। विनोद ने अरविंद का फोन ले लिया और उसे बंद कर दिया। ईयरफोन मत लगाओ। तभी एक और बात हुई। प्रिया की बाह पर किसी ने उंगली से छुआ। उसने झटककर राहुल की तरफ देखा। राहुल उसकी दूसरी तरफ था। प्रिया के बाईं तरफ खिड़की थी। उसने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के शीशे पर एक उंगली का निशान था। अंदर से वो उंगली का निशान अभी बना था। प्रिया ने राहुल का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि राहुल को दर्द हुआ। क्या हुआ? प्रिया ने शीशे की तरफ इशारा किया। राहुल ने देखा, उंगली का निशान था और वो निशान धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, जैसे कोई उंगली को शीशे पर घसीट रहा हो। एक अक्षर बन रहा था। उस अक्षर ने एक शब्द बनाया, रुको। बस में हर कोई जो जाग रहा था उसने देखा। रमेश ने ब्रेक लगाई। बस रुकी और जैसे ही बस रुकी, पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज मर्दाने की थी, थकी हुई, दर्द में डूबी हुई। मुझे घर जाना है। बस में सन्नाटा था। रमेश ने बस रोकी थी और वो आगे देख रहा था। छोटे लाल ने आंखें बंद कर लीं। मुझे घर जाना है। वो आवाज फिर आई, पीछे से, उसी आखिरी सीट से। विनोद ने हिम्मत करके पलट कर देखा। वो आदमी था, सफेद कुर्ता, और अब उसका चेहरा दिख रहा था क्योंकि वो पलट चुका था। उसका चेहरा एक इंसान का था। आंखें थीं, नाक थी, मुंह था, लेकिन वो चेहरा, उसमें रंग नहीं था। जैसे किसी ने एक इंसान की तस्वीर को धोकर फीका कर दिया हो। और उसकी आंखें, वो खुली थीं, लेकिन उनमें जो था वो इंसानी आंखों में नहीं होता। एक गहराई जो किसी गड्ढे की तरह थी। मुझे भाई के पास जाना है। विनोद की आवाज नहीं निकली, लेकिन प्रिया ने कुछ किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उसने उस आदमी से बात की। तुम नारायण दास हो? उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो बोली। एक लंबा सन्नाटा। हाँ। तुम्हारा भाई वो बीमार था? हाँ, मुझे उसके पास जाना था, लेकिन मैं नहीं पहुंच सका। 3 साल हो गए, प्रिया ने कहा। मुझे पता है। तुम्हारा भाई वो कहाँ है अब? एक और सन्नाटा। फिर वो आवाज आई और इस बार उसमें कुछ टूटा हुआ सा था। वो भी चला गया 6 महीने पहले। पूरी बस में सन्नाटा छा गया। प्रिया की आंखें भर आईं। तो तुम अब भी यहां क्यों हो? मुझे पता नहीं, मुझे बस जाना है, लेकिन मैं जा नहीं पाता। हर बार इसी बस में, इसी रूट पर, बार बार। राहुल ने धीमे से प्रिया का हाथ दबाया।
और तभी उन 2 मजदूरों में से एक जो सो रहा था जाग गया। उसने आंखें खोली, पीछे देखा और जो देखा उससे वो एकदम चिल्लाया, अरे कौन है वहां? उस चिल्लाहट से बस में सब जाग गए। सबने पलट कर देखा और जब सबने देखा वो आदमी गायब हो गया। बस में अफरा तफरी मच गई। जो सवारियां सो रही थीं वो जाग गई थीं और सबने देखा था कि कुछ हुआ। वो समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, लेकिन माहौल से अंदाजा हो गया था। बेचैन युवक जिसका नाम विकास था ने कहा कि वो बस से उतरना चाहता है। रमेश ने कहा कि यहाँ जंगल है, उतरना ठीक नहीं। मुझे नहीं पड़ी, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। 2 मजदूर भी घबराए हुए थे। उन्होंने आपस में बातें की और फिर कहा कि वो भी उतरेंगे। छोटे लाल ने समझाने की कोशिश की, तभी बस का इंजन बंद हो गया अपने आप। रमेश ने चाबी घुमाई, इंजन नहीं चला। क्या हुआ? विकास ने कहा। नहीं जानता। रमेश ने फिर कोशिश की, नहीं चला। तीसरी कोशिश, नहीं। बस सड़क के बीच में बंद खड़ी थी। रात के 4 बजे, जंगल में, कोई और गाड़ी नहीं। और तभी बस की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरा, पूरा अंधेरा। बस में चीखें निकलीं, लोग घबराए, कोई उधर भागा, कोई उधर। और उस अंधेरे में, उस पूरे अंधेरे में एक आवाज आई। वो नारायण दास की आवाज नहीं थी। ये आवाज अलग थी, गहरी, पुरानी, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। और उस आवाज ने एक नाम लिया, विनोद। विनोद। वो आवाज विनोद के कान के बिल्कुल पास थी। अंधेरे में विनोद जम गया। विनोद शर्मा? कौन हो? विनोद ने कांपती आवाज में कहा। जवाब नहीं आया। फिर अचानक बस की लाइटें वापस आ गईं, इंजन चालू हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक बात बदली थी। विनोद के काले थैले में जो मिठाई थी, वो थैला खुला था और उसमें से मिठाई गायब थी। इसकी जगह एक कागज था। विनोद ने उस कागज को उठाया। उस पर कुछ लिखा था, पुरानी हिंदी में, हाथ से। तुमने जो किया वो याद है? 12 साल पहले, उस रात, उस रास्ते पर। विनोद का चेहरा एकदम सफेद हो गया। राहुल ने देखा। क्या है उसमें? कुछ नहीं। विनोद ने कागज मोड़कर जेब में रख लिया। लेकिन राहुल ने उसके चेहरे पर जो देखा वो डर नहीं था, वो अपराध बोध था। रात के 4:45 बज रहे थे। सुबह होने में थोड़ा समय था। बस चल रही थी, माहौल भारी था, कोई बात नहीं कर रहा था। राहुल विनोद के पास आया। क्या था उस कागज में? कुछ नहीं। विनोद जी? विनोद ने उसे देखा। उसकी आंखें नम थीं। 12 साल पहले, विनोद ने धीमे से कहा, मैं इसी रूट पर गाड़ी चला रहा था। तब मेरी अपनी गाड़ी थी। रात थी। एक आदमी सड़क किनारे था। सफ़ेद कुर्ता था उसका। राहुल ने सांस रोकी। मैंने देखा उसे। उसने हाथ हिलाया, लिफ्ट मांगी, लेकिन मैंने नहीं रोकी। रात थी, अकेला था, डर गया, आगे निकल गया। और फिर अगली सुबह अखबार में पढ़ा कि उस रात उसी रास्ते पर एक बस का हादसा हुआ। 7 लोग मरे। उनमें एक नारायण दास था। वो उसी जगह था जहां मैंने उसे देखा था। राहुल की रूह कांप गई। अगर तुमने रोकी होती, राहुल ने कहा, तो वो उस बस में नहीं होता। हाँ, एक लंबी खामोशी। और अब वो तुम्हें याद दिला रहा है। विनोद ने सिर हिलाया। लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया? नहीं, विनोद ने कहा। पिछली 2 बारें जब वो इस बस में आया, जो 2 लोग मरे, वो भी ऐसे थे जिन्होंने किसी को छोड़ा था। राहुल ने थूक निगला। कैसे जानते हो? क्योंकि छोटे लाल ने बताया था। उन दोनों के बारे में बाद में पता चला। राहुल चुप रहा। सुबह होने से 1 घंटा पहले बस एक जगह से गुजरी, जहां सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर था। छोटा, टूटा फूटा, लेकिन उसका दिया जल रहा था। रमेश ने बस रोकी। यहां क्यों रोके? किसी ने पूछा। रमेश ने जवाब नहीं दिया। वो बस से उतरा, मंदिर के पास गया, हाथ जोड़े। छोटे लाल भी उतरा। राहुल और प्रिया भी उतरे। मंदिर छोटा था। उसमें एक पत्थर की मूर्ति थी, पुरानी, घिसी हुई। सामने एक दिया जल रहा था। रमेश ने मंदिर में कुछ कहा, धीमे से, होंठ हिलाते हुए। प्रिया ने भी हाथ जोड़े।
और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। वो पलटी। नारायण दास वहां था, मंदिर के सामने, सड़क पर। वो उस दिए को देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार एक भाव था जो डरावना नहीं था, वो शांत था। वो यहां आता है हर बार? प्रिया ने रमेश से पूछा। हां, रमेश ने कहा, ये मंदिर उस हादसे की जगह के पास है। प्रिया ने नारायण दास की तरफ देखा। क्या हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए? रमेश ने कहा, हर बार जब हम यहां रुकते हैं, दिए के सामने उसके लिए प्रार्थना करते हैं, शायद एक दिन वो जा पाएगा। प्रिया ने आंखें बंद कीं और मन में नारायण दास के लिए प्रार्थना की। जब उसने आंखें खोलीं, नारायण दास नहीं था, और बस की पिछली खिड़की से जो नीली रोशनी कभी कभी दिखती थी, वो भी नहीं थी। सुबह के 6 बजे बस लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर पहुंची। सब उतरे, थके हुए, चुप। उस रात जो हुआ उसे शब्दों में नहीं कह सकते थे। विनोद सबसे आखिर में उतरा। उसने रमेश को देखा। रमेश जी? हां, अगली बार अगर कोई रात को सड़क किनारे हो, बस रोकना। रमेश ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया, हल्की सी थकी हुई मुस्कान। हम हमेशा रोकते हैं। विनोद अड्डे से बाहर निकला। भीड़ थी, शोर था, सुबह की रोशनी थी। उसने पीछे मुड़कर उस बस को देखा। बस वहां खड़ी थी। रमेश उसे साफ कर रहा था। छोटे लाल चाय पी रहा था, और बस की पिछली खिड़की पर, उस आखिरी सीट पर, कोई नहीं था। विनोद ने गहरी सांस ली और चल दिया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से। उसने खोला। उसमें लिखा था सिर्फ 2 शब्द, शुक्रिया, जा रहा हूं। रमेश एक डायरी रखता था। उसमें वो हर रात की बात लिखता था। उस डायरी के उस रात वाले पन्ने पर उसने ये लिखा था जो उसके बेटे को बाद में मिला। आज रात नारायण दास फिर आया। 3 महीने से आ रहा है। हर बार वो उस मंदिर पर रुकता है। हर बार हम उसके लिए दुआ करते हैं। आज रात एक औरत ने भी की, सच्चे दिल से। मुझे लगता है आज के बाद वो नहीं आएगा। इस रूट पर बहुत कुछ देखा है मैंने 20 साल में। भूत, प्रेत, जो भी कहो, मैं नहीं जानता वो क्या है, लेकिन एक बात जानता हूं, जो अधूरा रह जाता है वो भटकता है, और जो उन्हें याद करता है वो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। ये रूट मेरा है, ये बस मेरी है, और इस बस में जो भी आए, जिंदा हो या न हो, मैं उनका ड्राइवर हूं। रमेश, ड्राइवर, UP 32 AT 1408।